बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, बार बार तारीखों की तब्दीली के बाद हुकूमत ने 11वीं नेशनल फाइनेंस कमीशन का इफ्तिताही इजलास 4 दिसंबर को तलब कर लिया है। NFC अवार्ड बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का वो आईनी और मालियाती मैकेनिज्म है जिसके जरिए वफाक और चारों सूबों के दरमियान आमदनी और वसाइल को तकसीम किया जाता है। 18वीं आईनी तरमीम के तहत हर 5 साल बाद NFC अवार्ड जारी होना लाजमी है, लेकिन पिछले 15 बरसों से नया अवार्ड सामने नहीं आ सका। NFC अवार्ड का फॉर्मूला यह है कि वफाक इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज की मद में जो कुछ कमाता है उस कमाई का 57.5% सूबों में तकसीम कर दिया जाता है। बाकी का 42.5% वफाक के पास भेजता है और बचता है। सूबों में आमदनी की तकसीम 4 बुनियादों पर होती है, या यूं कह लें कि 4 अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पर सूबों में आमदन तकसीम की जाती है। NFC अवार्ड के तहत रकम का 82% आबादी की बुनियाद पर, 10.3% गुर्बत और पसमानगी की बुनियाद पर तकसीम किया जाता है। कोई सूबा कितना टैक्स इकट्ठा करता है, यह कितनी आमदनी पैदा करता है, इस बुनियाद पर NFC के तहत मिलने वाली रकम का 5% दिया जाता है और 2.7% सूबे के रकबे को आबादी से तकसीम करके दिया जाता है। मौजूदा फार्मूले के तहत पंजाब को NFC का तकरीबन 52%, सिंध को 25%, खैबर पख्तूनख्वा को 15% और बलूचिस्तान को 9% हिस्सा मिलता है। वफाक को शिकायत है कि सूबों को रकम देने के बाद उसे अपने अखराजात पूरे करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है और आमदन का ज्यादा हिस्सा सूबों के पास जाने की वजह से वफाक के लिए कर्जों की अदायगी और दिफा के अखराजात पूरे होना मुश्किल हो चुका है। अब जैसे नेशनल फाइनेंस कमीशन है, इसी तरह सूबाई फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया था। सन 2010 में जब 18वीं तरमीम मंजूर हुई तो सूबों को इस बात का पाबंद बनाया गया कि वो बल्दियाती निज़ाम बनाकर सियासी, इंतजामी और मालियाती इख्तियारात और वसाइल निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे। मालियाती वसाइल की मुंतकली के लिए सूबे की सतह पर फाइनेंस कमीशन तश्कील दिए जाने थे। ताहम BBC की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक सूबों ने इस पर अमल दरामद नहीं किया। सूबाई हुकूमत किसी फार्मूले के बजाय अपनी सवाबदीद पर फंड्स तकसीम करती है जिससे मसाइल जन्म लेते हैं। सूबों में फाइनेंस कमीशन फाल ना होने की वजह से शहरों में वसाइल की तकसीम भी मुनसिफाना नहीं है। सिंध का कराची सूबाई खजाने में 90% हिस्सा डालता है। इसके बावजूद कराची के शहरियों को शिकायत रहती है कि सूबाई वसाइल में उनके शहर को उनका हक नहीं दिया जा रहा। इसी तरह पंजाब के जनूबी शहर दूसरे इलाकों के मुकाबले में पीछे रह जाने की शिकायत करते हैं। ये शिकायत भी सामने आती रही हैं कि पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन पर जितनी रकम खर्च की गई उससे कहीं कम रकम पूरे सूबे की तालीम और सेहत पर खर्च की जा रही थी। एक शहर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 162 अरब रुपए खर्च किए जा रहे थे और इस साल पूरे सूबे में साफ पानी की फराहमी के लिए सिर्फ 12 अरब रुपए खर्च किए जा रहे थे। मतलब यह कि सूबाई फाइनेंस कमीशन ना होने की वजह से सब शहरों को यकसा तरक्की देने के बजाय वसाइल सिर्फ चंद शहरों पर खर्च कर दिए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला भी तरक्की में पेशावर, चारसरदा और नौशहरा से पीछे रह गए हैं। अब सवाल यह है कि NFC अवार्ड के तहत हिस्सा मांगने वाले सूबों ने क्या वो हिस्सा अजला में तकसीम करने का कोई फार्मूला बनाया? NFC के तहत फंड लेने वाले सूबे वो रकम किस बुनियाद पर खर्च करते हैं? वो तकसीम अवामी ज़रूरत के मुताबिक होती है या सियासी पसंद नापसंद की बुनियाद पर होती है? अब इसी तमाम इम्तिहाल पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं और मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। NFC का मामला हम देखते हैं कि ये 2010 के बाद 9-10 में जब NFC अवार्ड का ये तमाम फार्मूला तय हुआ तो उसके बाद 14-15 में दोबारा तय होना था, जो नहीं हुआ। अब 2025 आ गया है, हर साल इसको 1 साल की तौसी मिल जाती है। बुनियादी तौर पर वफाक इसके अंदर ये कहता है कि वफाक पर बहुत ज़्यादा बोझ है। वो सूबों से कहता है कि वो कुर्बानी दे और सूबे कहते हैं कि वफाक हमारा हिस्सा नहीं काट सकता क्योंकि हमें अपनी आवाम पर कुछ ना कुछ खर्च करना है या हमें अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ये हिस्सा दरकार है। अब वफाक का गिला आप समझते हैं कि किस हद तक दुरुस्त है? एक तो इतनी ताख़ीर से क्यों हो रहा है और दूसरा कितना बोझ वफाक पर यह डालता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जो 7वां NFC अवार्ड था जो आज तक कायम है वो 2014-15 को ख़त्म होना चाहिए था। फिर उसके बाद में हमने 8वां, 9वां, 10वां कमीशन बनाया मगर वो आगे बढ़ नहीं पाए, कंसेंसस नहीं हो पाया। अब अल्लाह के फजल से 11वां NFC कायम हुआ है
और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह इस मर्तबा तवज्जो दी जाएगी और जिसे हम कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म एक आइन के लिए इस्तेमाल के और यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम ये चाहते हैं कि सिर्फ ये जो है ये फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में आपस में शेयरिंग की बात ना हो, मगर इसके बाद फिर प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस आएँ और उनके नतीजे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और आने वाले लोकल गवर्नमेंट्स में जिस तरह रेवेन्यू शेयरिंग होनी चाहिए उसको आगे बढ़ाएं। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बहुत अहम रास्ता है। ये पीएफसी वाला जिक्र जो किया है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं ज़रा आगे जाकर डिटेल पर आपसे भी बात करूंगा और बाकी मेहमानों से भी बात करूंगा। लेकिन हुज़ैफा साहब, अगर हम इस गुफ्तगू को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो वफाक क्या चाहता है कि किस तरह तब्दील किया जाए और उसको रुकावट कहाँ पर फील होती है? जी, पाशा साहब हमारे बड़े सीनियर हैं जी, हमारे ज़र मईशत हैं। इनकी मौजूदगी में तो कोई मईशत पे गुफ्तगू करना जो है वो सूरज को चिराग दिखलाने के मुतरादिफ है। लेकिन मैं जो अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र है वो रखूँगा। मैं कोई ज़रा इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन गवर्नमेंट ये समझती है, फेडरल गवर्नमेंट ख़ास तौर पर, कि एनएफसी में जो सूबों को शेयर्स दे दिया जाता है, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास कुछ बाकी नहीं बचता। और हम ये समझते हैं कि कम से कम इतनी जो है वो इसमें तरमीम कर ली जाए कि पहले डिफेंस बजट निकाल दिया जाए या डिफेंस बजट में चारों सूबे अपना हिस्सा डाल दें और उसके बाद जो पेंशनर्स का ज़रा एक बहुत लंबा चौड़ा पैसा उन्हें देना पड़ता है वो निकाल कर फिर बेशक आप इसी फार्मूले पे अमल कर लें। तो इस हवाले से पीपल्स पार्टी का अपना एक नुक्ता नज़र है। पीपल्स पार्टी कहती है नहीं, इसको हम हाथ नहीं लगाने देंगे। तो हमको ये नहीं कह रहे कि कोई आप हमें फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे दे दें या जो पहले चीज़ें कमिट की हुई हैं उनसे हम पीछे हटना चाहते हैं। बस हम ये समझते हैं कि ज़ाहिर है डिफेंस पूरे पाकिस्तान का है, तो डिफेंस बजट और जो पेंशनर्स का बोझ है उस पैसे को निकालने के बाद आप जो पैसों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर ली जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी उस पे कायल नहीं हुई, इसलिए 27 यानी तरमीम में उसको टच नहीं कर सके। अब ज़ाहिर है जो 11वां एनएफसी अवार्ड के हवाले से मीटिंग कॉल हुई है और इसहाक डार साहब उस मीटिंग को चेयर करेंगे, तो उम्मीद है कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकल आएगा। और ज़ाहिर है अगर फेडरल गवर्नमेंट मजबूत होगी, फेडरेशन मजबूत होगी, आज पीएमएलएन की हुकूमत है, कल मुमकिन है पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, उसके बाद शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या किसी भी जमात की हुकूमत हो। तो हमने एक प्रिंसिपल जो है वो नुक्ते नज़र उनके सामने रखा है। अब आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का पीएसडीपी जो है वो ना होने के बराबर है। क्योंकि अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपको डेवलपमेंट करेंगे, पैसे नहीं है। आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, उस पे ज़ाहिर है हम ज़िम्मेदारी ले रहे हैं उस रिपोर्ट की कि वो हम उसको देखते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास तो कोई पैसे ही नहीं है। सारे पैसे ही सूबे जो है यानी पंजाब है, उसका एनुअल डेवलपमेंट जो प्लान है वो तकरीबन कोई 1100 बल्कि 1400 अरब से भी ऊपर है। सिंध का इसी तरीके से 500-600-700 अरब रुपए है। केपीके का मुझे अंदाजा नहीं, लेकिन ज़ाहिर है वो भी बड़ा होगा, बलूचिस्तान का भी होगा। तो ज़ाहिर है जिन सूबों के पास इतना बड़े-बड़े डेवलपमेंट का पैसा होता है, करप्शन का एहतमाल भी वहीं पर होता है। तो इसलिए कम से कम मरकज़ी हुकूमत को इस काबिल आप ज़रूर रहने दें कि मरकज़ी हुकूमत जो है अपने डे टू डे अफेयर्स चला सके और उसके अलावा जो है पीएसडीपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कंटिन्यू कर सके। इस हवाले से पीपल्स पार्टी के सामने रखा है। पीपल्स पार्टी अगर इस पे एग्री होगी तो 28वें यानी तरमीम में बाकी चीज़ों के साथ इसको भी ज़ाहिर है कोई इसकी नोक प्लक संवारी जा सकती है। लेकिन अगर एग्री नहीं होती फिर तो ज़ाहिर है इस पे बात ही नहीं हो सकती। हमारे वोट जो है अगर उनके 70 से 80 वोट निकाल दिए जाएँ 233 एमएनएस के वोटों में से, तो ज़ाहिर है फिर तरमीम करना नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर 64 का फिगर है उसमें वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है सेनेट में पीपल्स पार्टी, वो भी नामुमकिन काम है। तो इसमें पीपल्स पार्टी के बगैर दोनों चीज़ मुमकिन नहीं है जी। लेकिन आपको अगर लगता है ये ज़रूरी है तो फिर कन्विंस भी उसी शिद्दत से आप लोग करेंगे पीपल्स पार्टी को। शैला रज़ा साहिबा, क्यों जो है वो सूबे वफाक का साथ नहीं दे रहे अगर इतना बोझ है उस पर? ख़ास तौर पर एहसन इकबाल साहब ने कैटेगरिकली एक चीज़ को मेंशन किया था कि जो पॉपुलेशन का फिगर है 82%, उसको अगर कम कर दिया जाए या चेंज कर दिया जाए, इसी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं हो रही और सूबे उसको मिस इंटरप्रेट करके या गलत आदाद-ओ-शुमार पेश करके भी अपना बजट जो है वो ज़्यादा करने की या वो बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। तो पीपल्स पार्टी ये जो विफाक अभी बड़ी तफसील से हुज़ैफा साहब ने जो बताया, इसको किस हद तक समझती है कि ये वाकई ऐसा है और किस हद तक साथ दे सकती है उस पर? अच्छा देखिए, जहाँ तक पॉपुलेशन की बात है, मैं तो समझती हूँ कि सिंध के साथ बहुत ही ज्यादती है। अगर आप सिर्फ कराची में आ जाएं और आप वहाँ पे आकर देखें कि किस कदर
माशाल्लाह से पख्तून किस तरह से साउथ पंजाब के लोग और इलीगल इमिग्रेंट जो कि रोहिंग्या, बंगाली और अफगानी, ये सारे हैं इलीगल की जो बात है और लीगल अलग। तो आप ये देखें कि जिस दिन सेंसस होता है उस दिन जो है मेरे घर में जो सर्वेंट फैमिली थी वो जीबी की थी और उनके पास वहीं के एनआईसी थे, बट वो लोग 15 साल से कराची में रह रहे हैं। इसी तरह जब मैं इलेक्शन लड़ने गई और मैंने बहुत सारी जगह देखी तो मुझे बड़े हैरानी हुई कि लोग 16-16, 20-20 साल से रह रहे हैं कराची में, लेकिन उनके एनआईसी वो हमसे इनकम सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब उनको हमारे यहाँ नहीं गिना जाता, वो हमारे गैस, हमारा बिजली, हमारी पानी, हमारा हर चीज इस्तेमाल करते हैं सूबे का, लेकिन उनको कराची का शहरी नहीं गिना जाता। तो ये एक बड़ा मसला है और रोजाना की बुनियाद पे इन्फ्लक्स हो रहा है। कराची का मौसम ऐसा है इस वक्त में बगैर स्वेटर के और फैन ऑन किए बैठे लोग यहाँ मेहनत कर सकते हैं, ज्यादा देर काम कर सकते हैं, गरीब परवरिश है। तो ये कहना कि आबादी, ये मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब रही बात दूसरी, देखिए जब अभी 2025-26 का बजट बना तो हम जंग से गुजर चुके थे और जंग से गुजरने के बाद जो है हमने एक बजट रखा और डिफेंस का जो 15% पूरे बजट का, और उसमें यही बात हुई कि जाहिर है कि लोग शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलीज को देखना है वगैरह। तो अब ये तो एक अलग डिफेंस का बजट है, लेकिन एक मैंने स्टडी पढ़ी थी, मुझे क्योंकि पाशा साहब भी बैठे हुए तो उसमें मैंने पढ़ा था कि वफाक अपने सारे खर्चे निकालने के बाद जो वफाक के पास परसेंटेज बचती है वो कम से कम सूबा सिंध की परसेंटेज से तो ज़्यादा है जब वो अपना सूबा सिंध अपना खर्च निकाल लेता है। लेकिन ये सारी बहुत ही ऐसी बातें जो कम से कम मेरे लेवल से हट के है। मेरा हर सब्जेक्ट पे इंसान बात नहीं कर सकता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि 18वीं तरमीम में जो है मजीद जो रिवॉल्यूशन था सब्जेक्ट्स का वो होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो असल बात है जिसकी वजह से वफाक सफर कर रहा है वो FDR जो है उसकी। अच्छा शला साहब, आप समझती हैं कि ये 18वीं तरमीम, आखिरी बात मैं ये समझती हूँ कि सेल्स टैक्स के अलावा सर्विसेज और गुड्स पर जो टैक्स कलेक्शन है वो सूबों को मिलना चाहिए, बल्कि वफाक को चाहिए कि हर सूबे को एक टारगेट दे दे, जैसे कि चेयरमैन बिलावल ने कहा था, और उसके बाद जो है वो जो उनका टारगेट है वो उनका बाकी सूबे रखें। इसके अलावा हमने शुरू में तजावीज़ दी थी कि कुछ आप महकमे जो है वो डिवॉल्व करें, क्योंकि ये इनको डिवॉल्व होना था, लेकिन बहरहाल अब लेकिन हाँ फिलहाल सूबे सिंध अपना शेयर कम करने को तैयार। लेकिन विफाक की एक शिकायत ये भी है ना कि सूबे टैक्स वसूल करने के निज़ाम को बेहतर नहीं करते, उनको टैक्स मजीद वसूल करने के तरीके को बेहतर बनाना चाहिए। मैं पाशा साहब आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आपने जिक्र किया था प्रोविंशनल फाइनेंस कमीशन का, NFC अवार्ड से जो पैसा चला जाता है उसके बाद फिर प्रोविंशनल फाइनेंस कमीशन का एक आम रोल है जिसने फिर एलोकेट करना है, चीज़ों को बताना है कहाँ पर क्या होना है, तो क्यों ये नहीं बन पाया अभी तक, या ये क्यों नहीं बन पाता? लोकल गवर्नमेंट्स को हमने इस तरीके से कायम नहीं किया। एक वक्त था इस सेंचुरी के आगाज में जब निके की हुकूमत थी तो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स थे और उस वक्त प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड भी आए थे, मगर पिछले कुछ सालों से लोकल गवर्नमेंट्स पर रुझान कम हो गया है और शेयरिंग की बात नहीं हो रही। मैं हफीज पाशा साहब एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब क्योंकि ये जिस तरह जिक्र हो रहा है, स्ट्रक्चर का जिक्र हो रहा है और बाकी तमाम चीज़ों का जिक्र हो रहा है, दुनिया भर में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें चलती हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर चलते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से चीज़ों को चलाया जाता है। जिस तरह भारत के अंदर कहा जाता है कि जो सूबा अगर कोई वो कम आमदनी प्रोड्यूस कर रहा है, GDP उसका कम है, तो उसको ज़्यादा हिस्सा दे दिया जाता है ताकि उसको सपोर्ट किया जाता है। इसी तरह कहीं आबादी के तनासुब पर होता है, कुछ इंडिकेटर्स की बुनियाद पर भी किया जाता है, जैसे एहसन इकबाल साहब का मैंने मेंशन किया कि वो पॉपुलेशन के हवाले से सवाल उठाते हैं। इसी तरह कहीं एजुकेशन के हवाले से किया जा सकता है, अगर वहाँ पर उसकी कमी है, कहीं बेरोज़गारी किसी सूबे के अंदर ज़्यादा है तो उसके हिसाब से किया जाता है। तो एक तो कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों के मुताबिक हमारा जो सिस्टम है वो किस हद तक फ़ाल है, और दूसरा इंडिकेटर्स क्या इंपॉर्टेंट होने चाहिए? हमारा मॉडल भी मुख्तलिफ नहीं है। जो जिसे कहते हैं क्राइटेरिया है कि डिविजिबल पूल से जो ट्रांसफ़र हो रहा है पैसा वो किस हद तक किस प्रोविंस को जाएगा, उसमें हमारे पास इस वक्त जो क्राइटेरिया या इंडिकेटर्स हैं
सबसे पहले पॉपुलेशन शेयर यानी कि आबादी में क्या हिस्सा है, तकरीबन 82% इसका शेयर है। सो ये डोमिनेंट शेयर है। दूसरी तरफ आपके मुख्तलिफ क्राइटेरिया हैं और हम भी कोशिश करते हैं, और 7th NFC अवार्ड ने भी कोशिश की कि जिस प्रोविंस में गुर्बत ज़्यादा है या ह्यूमन डेवलपमेंट कम है, उनको प्रोपोर्शनेटली कुछ ज़्यादा मिले। और तीसरा क्राइटेरियन हम इंडिकेटर हमारे अवार्ड में जो है 7वें अवार्ड में, वो ये है कि आपका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। तो जिस प्रोविंस में डेंसिटी कम है तो वहाँ खर्चा कम होता है सर्विसेज बनाने में, और बलूचिस्तान जैसे प्रोविंस में जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है वहाँ खर्चा बहुत है। तो इसको इन्वर्स किया है पॉपुलेशन डेंसिटी से, तीसरा क्राइटेरियन। और चौथा क्राइटेरियन जो है कि एक प्रोविंस से हमारे फेडरल टैक्स रेवेन्यूज का कितना हिस्सा आता है। तो ये मुनासिब फार्मूला था और मैं समझता हूँ इसके नतीजे में मुनासिब शेयर प्रोविंसेस को मिले। दो हमारे छोटे प्रोविंसेस जो हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उनको शेयर पॉपुलेशन शेयर से कुछ ज़्यादा मिला जो कि मुनासिब है। हमारी कोशिश होनी चाहिए फिस्कल फेडरलिज्म, और ये आइन में भी साफ लिखा हुआ है कि कोशिश होनी चाहिए कि मुख्तलिफ इलाकों में जो फासले हैं डेवलपमेंट के, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना चाहिए, और ये अवार्ड उस लिहाज से मुनासिब था। सूबाई सतह पर भी बहुत सी जिम्मेदारी सूबों पर भी आ जाती है। जाफर साहब, क्योंकि अब हम देखते हैं कि एनएफसी पे तो बात होती है, लेकिन सूबों का उस पर रोल और वो जो फंड आ जाता है उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उस पर बहुत कम बात की जाती है। सूबों से हमें यह आवाज़ तो ज़रूर आती है कि हमारे हिस्से को कम ना किया जाए या हमें इतना हिस्सा दिया जाए, लेकिन जो हिस्सा दिया जाता है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए या कहाँ किया जाए। जिस तरह अगर सिंध की बात की जाए तो आपको अंदरून सिंध के अंदर आवाज़ आती है कि वहाँ पर महरूमी की एक लोग बात करते हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर बात की जाए तो जनूबी पंजाब में लोग बात करते हैं कि महरूमी है, सारा फंड लाहौर तक लग जाता है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत को खुद जो स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था, जिसका जिक्र खुद मौजूद है प्रोविजनल फाइनेंस कमीशन के तौर पर, उसको भी इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि बेहतर तरीके से बुनियादी सतह पर चीज़ों को लगाया जाए और पता लग जाए कि सूबे में इस चीज़ की कमी है। अगर एजुकेशन की ज़्यादा कमी है तो फिर ऑरेंज ट्रेन की जगह एजुकेशन पर इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके सामने कुछ हकायक रखूंगा। देखें जी, पाकिस्तान 1947 में बना, पहला आइन आया 1956 में, फिर 62 में दूसरा आइन आया, तीसरा 73 में आइन आया। जो 73 में भी आइन आया उसमें अब तक 27 तरमीम कर चुके हैं, और 2010 में 18वीं आइनी तरमीम में हमें एहसास हुआ कि ये सब्जेक्ट जो है ये डिवॉल्व कर दिए जाए और सूबों को दे दिए जाए। एनएफसी अवार्ड लेकर आए हम कि पिछले 60 सालों में ये कमी बेशियां रही हैं, या 65 सालों में या 62 सालों में, अब ये एनएफसी अवार्ड ये कमी बेशियां दूर कर सकता है। अगर पिछले 16 सालों में या 15 सालों में ये एहसास हुआ है कि 18वीं आईनी तरमीम के आने के बाद भी एनएफसी अवार्ड नाफिजुल अमल होने के बाद भी चीजें ठीक नहीं हो सकी, आप फेडरेशन को एक तरफ निकाल दें, फेडरल के पैसे के मामले को एक तरफ निकाल दें, जो बात आपने की है उस मामले को अगर हम अपने सामने रख लें कि प्रोविंसेस जो है वो उन्होंने क्या किया एनएफसी अवार्ड नाफिजुल अमल करने के बाद, और वो नहीं कर सके। आपने प्रोविंशियल कमीशन की बात की। देखिए सारी चीजें बिल्कुल, मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि इन सारी बातों पे गौर हौस के लिए ही पीपल्स पार्टी के साथ हम बैठना चाहते हैं कि बेशक आप कुछ थिंक टैंक्स बुला लें, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी के लोग, डॉक्टर पाशा साहब जैसे एक्सपर्ट टेक्नोक्रेट्स बिठा लें, कोई ऐसा निजाम वजह करें कि दोबारा जो एनएफसी अवार्ड हमने पहले 2010 में बनाया था, एक तो ये अंडू ना हो लेकिन ये बेहतर हो जाए, और ऐसी पोजीशन पैदा हो जाए कि दोनों फरीकैन यानी फेडरेशन के लिए भी और सूबों के लिए भी विन विन पोजीशन हो। तो अगर इस सूरत हाल के अंदर हम ये कहते हैं कि इस पे बातचीत कर ली जाए तो मेरे ख्याल से कोई मुज़ाहिका नहीं है। और जाहिर है अगर हम 60 साल से जो निज़ाम चला आ रहा था उसमें तरमीम पर राजी हो गए थे, तो जो निज़ाम 2010 के बाद यानी 15 साल से वो चला आ रहा है, तो अगर उसकी नोक पलक संवारने के लिए हम बैठ जाएंगे या कोई नई अमेंडमेंट ले आएंगे, उसको इस तरीके से ट्रांसलेट करना कि शायद कोई चीज अंडू हो जाएगी, मेरे ख्याल से हम सबको दिल बड़ा करना चाहिए। पंजाब है, जाहिर है अगर कट लगेगा सबसे ज्यादा पंजाब के बजट पे कट लगेगा, जो पैसा उसको जाता है उस पर कट लगेगा, वो बड़ा भाई है। नंबर 2 सिंध है, नंबर 3 केपी के, फिर बलूचिस्तान है। तो कोई कट लगाना मकसूद नहीं है। अगर जाहिर है
किसी को कोई इनफरादी फायदा हो रहा है तो फिर तो बिल्कुल भी इसे टच नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जो माहिर मईशियात हैं, वो जो इकोनॉमी की फील्ड के माहिर लोग हैं, वो ये फरमाते हैं कि भई ये काम होना चाहिए और इसके ज़रिए आपकी मुल्क की मईशत और जो मौजूदा मुरव्वजा निज़ाम है, ये मज़बूत होगा। तो मेरे ख़्याल से इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि इस पे बैठ लिया जाए, बात कर ली जाए। अगर हम पहले से ये सोचें कि नहीं कि 18वीं आईनी तरमीम शायद अंडू होने लगी है या एनएफसी अवार्ड पे कोई कारी ज़रब लगाई जा रही है, तो ज़ाहिर है अगर आप पहले से अपना माइंड बनाकर बैठेंगे, फिर तो कोई बात नहीं होगी। कत्ल का फैसला भी मेज़ के ऊपर होता है, ये तो फिर भी एक एनएफसी अवार्ड है। अब आप बिल्कुल कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। अब मामला ये है कि ये सब इत्तेफाक राय से होगा, ये वोटिंग से तो होगा नहीं कि चार सूबे और विफाक बैठेंगे तो 3 ने वोट दे दिया, 2 ने उधर दे दिया, तो तब भी नहीं होगा। ये जब तक इत्तेफाक राय सबका नहीं होगा तब तक नहीं होगा। शरा साहिबा, जो सूबों के हवाले से काम करने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि वहां पर बहुत सी गुंजाइश मौजूद है? जैसे विफाक भी कहता है कि एक तो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम बेहतर किया जाए, बेहतर तरीके से वहां पर टैक्स कलेक्ट हो ताकि उसमें एक पूरा किरदार अदा हो सके। फिर विफाक कहता है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी सूबाई सतह पर डिवाइड कर दिया जाए। फिर विफाक ये भी कहता है कि प्रोविजनल कमीशन वहां पर बनाया जाए फाइनेंशियल, ताकि जो एलोकेट हो रहा है पैसा वो सही तरीके से एलोकेट हो सके और बराबर जगह पर एलोकेट हो सके, बुनियादी मसाइल की तरफ हल हो सके, ना सिर्फ बड़े शहरों में सिर्फ वो प्रोजेक्ट हल हो सके जहां पर जो नुमाइशी हो या जो इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल किए जाएं। उससे देखिए, डिवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद सिंध के हालात बहुत बेहतर है, चाहे वो हेल्थ के हो, पावर प्रोडक्शन के हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो और बहुत सारी चीज़ों में। तो मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, और लोकल गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है कि वहाँ पे भी तो दूसरे सूबों में ये है कि ज़ाहिर है कोर्ट भी इंटरफेयर कर रही है सब भी, लेकिन सूबे सिंध में अपना बल्दियाती निज़ाम जो चल रहा था उसकी भी ड्यूरेशन पूरी की, नया कानून भी बनाया, इलेक्शन भी कराए और 2023 में PFA भी किया, प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड। और अभी थोड़े दिन पहले जब एक बहस शुरू हो गई थी खमखा पंजाब और सिंध के दरमियान, तो उस वक्त तो इनवाइसेस तक शो की गई तो देखिए जमात इस्लामी के टाउन उनको 27 बिलियन रुपीज़ दिए गए और ये किया गया। तो हमेशा बातचीत की गुंजाइश रहती है, लेकिन अगर कुछ और सूबे डिलीवर नहीं कर पा रहे और वो ये समझ रहे हैं कि उनके पास इतना पैसा है जो उनके उससे ज़्यादा है, तो ठीक है। हम तो ये समझते हैं कि जो हमारी हमसे जो एक बात की जाती है कि आपको इतना शेयर दिया जाएगा, हम अपने हिसाब से उसका फिर बजट बनाते हैं, तो वो हर दफ़ा हम हर बजट में सुनते हैं। 15 साल में सिंध में रही मेंबर प्रोविंशियल असेंबली और हर साल के बजट में यही था कि जी इतने रिमेनिंग हैं और इतने उससे भी पहले के रिमेनिंग है। तो ये एक बड़ा मसला है और मैं नहीं समझती कि पीपल्स पार्टी इस तरह बैठेगी। वो वही कहेगी कि जी आप सेल्स टैक्स के अलावा जो है गुड्स और उस पे ठीक, अच्छा सर्विसेज जी पे भी टैक्स कलेक्शन की इजाजत दें और बाकी डिपार्टमेंट भी डिवॉल्व करें, इस तरह वफाक का खर्चा कम हो। ये अब क्योंकि पाशा साहब, क्या पाकिस्तान का असल मसला आपको लगता है कि ये एनएफसी फार्मूला है या रियासत की जो अपनी टैक्स कलेक्शन है उसको बेहतर करने से ये मामला हल हो सकता है और उसी की अक्सर नाकामी है, टैक्स कलेक्शन जो रियासत नहीं कर पा रही वो नाकामी है और फिर उसकी हमें झलक जो है वो एनएफसी के तौर पर नजर आती है? देखिए दोनों हैं इस लिहाज से कि शेयरिंग में अब आप देखिए कि 57.5% शेयरिंग की गई है to the provinces from the divisible pool और अलावा कुछ डायरेक्ट ट्रांसफर्स भी हैं, कुछ छोटे मोटे अब टेररिज्म पे KPK को मिलता है इस तरह। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए थी और जो टारगेट रखा गया था 7th NFC में कि 5 साल में इंशाल्लाह पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो दोनों फेडरल और प्रोविंसेस को मिलाने के बाद 15% तक पहुंच जाएगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये 2014-15 में ये सिर्फ 10% था, यानी कि टारगेट्स को हम बिल्कुल दूर से भी हासिल नहीं कर पाए थे। पिछले कुछ 1-2 साल से कुछ बेहतरी आई है, अब वो 11.2% की लेवल पे। लेकिन पाशा साहब, अब इस सूरत हाल के अंदर अब जो बार बार जिक्र किया जाता है और जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट भी होता है, जो हेडलाइन भी बनती है, वो वफाक का ये है कि हम पर बोझ ज़्यादा है। अब वफाक का जो हिस्सा बढ़ाना है, ये IMF की मजबूरी है
या आप समझते हैं कि ये मुआशी ज़रूरत भी है कि विफाक का हिस्सा बढ़ाया जाए और जो विफाक कह रहा है उसको माना जाए? देखिए, ये जो फिगर कोट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिहाज से कि 57.5% जो है फेडरल गवर्नमेंट डिविजिबल पूल से प्रोविंसेस को दे देती है, ये परसेंटेज गलत कैलकुलेशन है। अगर आप करेक्ट कैलकुलेशन करें तो पिछले 2-3 साल में फेडरल गवर्नमेंट ने एक नया चाल चला है और वो ये है कि डिविजिबल पूल को ही छोटा कर दिया है और इसको इस तरह छोटा किया है कि सेल्स टैक्स जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, उसको एक नॉन टैक्स लेवी जिसे कहते हैं पेट्रोलियम लेवी के नाम पर ले आकर डिविजिबल पूल से हटा दिया। तकरीबन 1200 करोड़ हट गए और वो पूरा अब फेडरल गवर्नमेंट को जा रहे हैं। दूसरी तरफ प्रोविंसेस कुछ सरप्लस भी जनरेट करते हैं जिससे बजट का खसारा कम होता है। तो हमारा अंदाजा ये है कि 57.5% नहीं है डी फैक्टो टर्म्स में। ओरिजिनल जो आपके एनएफसी के डिसीजंस थे उस लिहाज से मुश्किल से प्रोविंसेस को तकरीबन 45% मिल रहा है फ्रॉम द ओरिजिनल डिविजिबल पूल एंड अलाउइंग फॉर, यानी आप समझते हैं कि ऑलरेडी उसको कम मिल रहा है प्रोविंसेस को। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे, शैला साहब हमारे साथ मौजूद थी और मामले खसूसी बराए वज़ीर आज़म हुज़ैफ़र रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब ये मामला है जो कि 4 दिसंबर को तलब कर लिया गया है, ये इफ्तिताही उसका इजलास होगा और उसके बाद ये डिबेट आगे चलेगी। अब देखना कि ये है कि क्या ये इस बार भी पोस्टपोन हो जाएगा या कोई मामला इस दफ़ा सेटल डाउन हो जाएगा एनएफसी के हवाले से। एक ब्रेक के वापस आते हैं तो एक और मामले के हवाले से बात करते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने भारत में मजहबी तासुब पर रिपोर्ट जारी की है। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का सियासी निज़ाम मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को फ़रोग़ देता है। हुक्मरान जमात बीजेपी और RSS के ताल्लुकात इम्तियाजी कवानीन की राह हमवार करते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कौमी और रियासती सतह के कवानीन भारत में मजहबी आज़ादी पर सख्त पाबंदियाँ लगाते हैं। 2014 से बीजेपी ने भारत में फ़िरक़ावाराना पॉलिसियों को नाफिज किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया है कि बीजेपी के लिए RSS रज़ाकार देती है और मोदी भी उन्हें में शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में भारत में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल मजीद खराब हुई क्योंकि मजहबी अक़लियतों के खिलाफ हमले और इम्तियाजी सलूक में इजाफा हुआ। जून में होने वाले कौमी इंतखाबात से पहले भारतीय जनता पार्टी के अरकान बशमूल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों और दीगर मजहबी अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात और गुमराहकुन मालूमात फैलाई ताकि सियासी हिमायत हासिल की जा सके। ऐसे बयानात ने मजहबी अक़लियतों पर हमले को बढ़ावा दिया जो इंतखाबात के बाद भी जारी रहे, जिनमें तशद्दुद, कत्ल, जायदाद और इबादत गाहों की तबाही शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकाम ने सिविल सोसाइटी तंजीमों पर क्रैकडाउन किया और मजहबी अक़लियतों के अफराद, इंसानी हकूक़ के कारकुनों और मजहबी आज़ादी की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को हिरासत में लिया। हुकूमत ने अपना फौजदारी कानून भी तब्दील करके नई कानून साजी नाफिज की जिससे मजहबी अक़लियतें इस खतरे से दो चार हो गई हैं कि अगर उन्हें भारत की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और सालमियत के लिए खतरा समझा गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मुसलमानों में यह खदशात पैदा किए गए कि हुकूमत उनकी शहरियत मंसूख कर सकती है। साल भर के दौरान भारतीय सरकारी इदारों ने इबादत गाहों पर कब्जे और इनादाम में किरदार अदा किया। मसाजिद गिराकर हिंदू मंदिर तामीर किए गए। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में घरों, दुकानों और मसाजिद को गैर कानूनी करार देकर बिल्डोज कर दिया गया। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट कहती है भारतीय हुक्काम ने कवानीन को मजहबी अक़लियतों के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल किया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 4 पादरियों समेत 20 ईसाई अफराद को इंसदादे तब्दीली मजहब कानून की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में गिरफ्तार किया। जुलाई में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस कानून को मजीद सख्त करने के लिए एक बिल पेश किया जिसमें तब्दीली मजहब की सजा को उम्र कैद तक बढ़ा दिया गया। किसी भी फर्द को FIR दर्ज कराने का इख्तियार दिया गया और मजहब तब्दील करने को नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया गया। इसी कानून के तहत उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने मुस्लिम आलिम कलीम सिद्दीकी और 11 दीगर अफराद को जबरी तब्दीली मजहब के इल्जाम पर उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी दौरान उत्तराखंड ने एक यकसा सिविल कोड डबल मंजूर किया और जिसमें बैनुल मज़ाहिब शादियों की रजिस्ट्रेशन लाजिम करार दी गई और ऐसे जोड़ों की निगरानी का दायरा बढ़ाया गया जिससे खास तौर पर मुस्लिम खानदानों को हदफ बनाया गया।
मणिपुर में नस्ली तशद्दुद, उत्तर प्रदेश में मस्जिद और मंदिर तनाज़ा और गाय ज़िबा कवानीन के नतीजे में अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद हमले की मिसालें भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत ने अक़लियतों के खिलाफ अपनी जाबिराना कार्रवाइयां मुल्क से बाहर भी फैलाई। खासतौर पर सिख कम्युनिटी और उनके हामियों को निशाना बनाया गया। भारत में मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियों पर रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी तंजीमों को काउंसलर खिदमात से महरूम किया गया। उनके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड मनसूख किए गए। उन्हें धमकियों और निगरानी का सामना करना पड़ा। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स और कैनेडियन हुकूमत की इंटेलिजेंस ने न्यूयॉर्क में एक अमरीकी सिख रहनुमा के कत्ल की कोशिश के मामले में भी भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने की तस्दीक की। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट भारत में बढ़ते फाशिज्म, मजहबी अदम बर्दाश्त और अक़लियत दुश्मन पॉलिसियों का एक मुकम्मल नक्शा पेश करती है। रिपोर्ट में अमरीकी हुकूमत से सिफारिश की गई है कि भारत को खुसूसी तशवीश वाला मुल्क करार दिया जाए। रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि विकास यादव जैसे अफराद और रॉ जैसे इदारों पर पाबंदियां आयद की जाएं जिनमें उनकी जायदाद मुंजमद करना और उन्हें अमेरिका में दाखिले से रोकना शामिल है। अब ये जो मजमूई सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सिख रहनुमा जसपाल सिंह साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जसपाल सिंह साहब, भारत ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत से बाहर भी, वो इंग्लैंड हो, वो कनाडा हो, अमेरिका हो, हर तरफ दहशतगर्दी फैला रहा है और ख़ुद अक़लियतों के ख़िलाफ़, दूसरे मज़ाहिब के लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो इक़दामात कर रहा है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक आ गया कि इस तशवीशनाक मुल्क करार दिया जाए भारत को। आप समझते हैं कि भारत पर इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र जो उसका किरदार है, भारत पर पाबंदियाँ भी लगानी चाहिए और उसको तशवीशनाक मुल्क भी करार देना चाहिए? हाँ जी भाई साहब जी, देखो इस वेले जो हो रहा है इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ RSS ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਦਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੇਂਜਰਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਖਤਰਨਾਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ RSS ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। इस सूरत हाल जसपाल साहब, तुसी समझते हो कि भारत जो है वो रियासती सतह ते यानी हुकूमत खुद सपोर्ट कर रही है इस तमाम दहशतगर्दी नूं, और इहदे नाल नाल जो रवैया उत्थे अकलियतां दे खिलाफ, सिखां के खिलाफ, मुसलमानां दे खिलाफ या ईसाइयां दे खिलाफ हो रहा है, उस दे तहत भारत ते पाबंदियां भी लगनियां चाहिए ने और इहनूं किस तरह रोकिया जा सकता है? देखो ऑलरेडी उत्थे ये ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ 5 ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਰਜੀਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਨਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ DCs ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ IPS ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਪਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਸੌਫਟ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। और तुसी समझते हो कि ये जो सब कुछ एक नज़रिया या जिस तरह का रवैया उत्थे रखा जाता है, ये हुकूमत की सोच है या उत्थे मौजूद तमाम हिंदुओं की सोच है? हुकूमत ही हिंदू है, हिंदू ही हुकूमत है। और तुसी समझते हो कि जब तक मोदी रहेगा यही सूरत हाल रहेगी? मैं पर्सनल इस तौर पर सोचता हैगा बई 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤੇ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਢਾਈ ਗਈ ਹੈ,
ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਟੋਟਲੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ठीक है, यानी तुम समझते हो एक नज़रिए ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ और ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन वो गल यही है कि इन्हों किसी ना किसी जगह रोकना पैना। बहुत शुक्रिया सिख रहनुमा जसपाल सिंह साहब अरसद थे और उनका भी यही कहना था कि इसको रोकना होगा क्योंकि इंतहा पसंदी हद से ज़्यादा हो गई है भारत के अंदर। यही अमरीकी रिपोर्ट के अंदर भी शाया किया गया। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ऐसा मुल्क जहां 2.5 करोड़ बच्चे आज भी स्कूल का रास्ता नहीं जानते, ऐसा मुल्क जहां 47% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे जी रहे हैं, ऐसा मुल्क जहां बेरोजगारी 7% तक पहुंच रही है और 3 साल में 29 लाख लोग हार मानकर बाहर जा चुके हैं, ऐसा मुल्क जहां पर जीना मुश्किल है मगर यहां तालीम हासिल करना उससे भी ज्यादा मुश्किल कर दिया गया है। निजी स्कूल जो कभी तालीम के इदारे थे अब माफिया बन चुके हैं, फीसें बढ़ती जा रही हैं, इखराजात बेकाबू हैं, वालदैन का सांस बंद हो चुका है और आखिरकार मुसावती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आंख खुल गई है। कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए हैं। इल्जाम यह है कि इन स्कूलों ने अपने तलबा और वालदैन को ऐसे कवायद में जकड़ रखा था जिनके तहत वो लोगों वाले नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म्स सिर्फ स्कूल के मंजूर शुदा मराकज से खरीदने पर मजबूर थे। ये वही अशिया हैं जो आम बाजार में कहीं कम कीमत पर दस्तयाब होती हैं। रिपोर्ट बताती है कि इन स्कूलों में मजमूई तौर पर 2.5 करोड़ के करीब तलबा पढ़ते हैं, यानी पाकिस्तान के तकरीबन निस्फ तालिब इल्म इन्हीं नेटवर्क्स के असर में हैं। इसी मजबूत पोजीशन का फायदा उठाते हुए इन स्कूलों ने ऐसी पॉलिसियां बनाई जिन्होंने वालदैन के लिए मुतबादिल रास्ता तकरीबन खत्म कर दिया। लोगों वाले स्टेशनरी आइटम्स की कीमतें आम मार्केट के मुकाबले में 53 से 280% तक ज्यादा थी और तलबा को आम नोटबुक्स या यूनिफॉर्म इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। इस अमल ने ना सिर्फ वालदैन को महदूद किया बल्कि हजारों छोटे कारोबारी अफराद के लिए मार्केट तक रसाई भी बंद हो गई। स्कूल तब्दील करना भी आसान नहीं था। ट्रांसफर फीस, फासला और मुतबादिल इदारों की कमी वालदैन को वहीं रहने पर मजबूर करते रहे। अब कमीशन ने इन तमाम स्कूल सिस्टम से 14 दिन में जवाब तलब किया है और इन्हें वजाहत करनी होगी कि उन पर जुर्माना क्यों ना आयद किया जाए। कानून के मुताबिक कमीशन सालाना टर्नओवर का 10% या कम से कम 750 मिलियन रुपए तक जुर्माना कर सकता है। इस वक्त पंजाब, सिंध, केपी और बलूचिस्तान में लाखों बच्चे तालीम से दूर हैं और निजी स्कूल अब भी बड़ी तादाद में बच्चों की तालीम संभाले हुए हैं, मगर ऐसे तरीकों के साथ जो वालदैन के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। मुल्क पहले ही मुआशी दबाव में है और अब यह सवाल सामने खड़ा है कि क्या तालीम को कारोबार से अलग करके वाकई आवाम की पहुंच में लाया जा सकेगा। और ये सबसे बुनियादी सवाल है और यही सवाल का जवाब इस रिपोर्ट के थ्रू भी इन तमाम प्राइवेट स्कूल से जाना जा रहा है। अब इसी तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन काशिफ मिर्जा साहब ने। बहुत शुक्रिया काशिफ मिर्जा साहब आपके वक्त का। काशिफ मिर्जा साहब, जब मुल्क में 2.5 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं या तालीम से महरूम हैं, निजी स्कूल्स की तरफ वालदैन रुख करते हैं और निजी स्कूल्स साल ब साल वालदैन की शिकायत है कि फीसें बढ़ा देती हैं, आपको क्या लगता है कि निजी स्कूल्स इखलाकी तौर पर ये चीज़ गलत कर रहे हैं और इस इखलाकी दायरे से बाहर हैं? देखिए जी, पहली बात तो इसमें बहुत वाज़ेह है कि जो फीस का इशू है इसको वंस एंड ऑल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कर चुकी है और उसका एक मैकेनिज्म भी डिफाइन हो चुका है और उस मैकेनिज्म के तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर जो एजुकेशन बॉडीज़ हैं और फिर जो डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के मुताबिक जो है उसके रूल्स के में उन्हें कन्वर्ट कर चुकी है और मेरा नहीं ख्याल कि उससे अगर कोई बाहर जाएगा तो वो कानून की गिरफ्त में नहीं आएगा और यकीनन हम सब उसके पाबंद हैं और कोई भी अगर स्कूल इससे वायलेट करेगा वो ना सिर्फ कानून, इखलाक
और बल्कि जो तालीमी इक़दार हैं उसकी भी वायलेशन करेगा। तो हम ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ना सिर्फ कंडेम करते हैं, बल्कि जहां हमें कोई कंप्लेंट्स आती हैं वहां अपने मेंबर्स के हवाले से भी उसके ऊपर सख्त अदीबी जो है कार्रवाई की जाती है। तो ये फरमाइए काशी साहब, पेरेंट्स के साथ हैं और पेरेंट्स के साथ मुकम्मल तौर पे खड़े हैं। काशी साहब, ये रिपोर्ट जो सामने आई है जिस पर 17 स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है या 17 चेन्स को नोटिस जारी किया गया है, इसमें यह भी कहा गया है कि तकरीबन 53 से 280% तक वो तमाम स्टेशनरी या दीगर मवाद वो उसमें वो यूनिफॉर्म हो या लोगों वाली बुक्स हो, ये तमाम मजबूर किया जाता है वालिदैन को कि वो अगर बाहर से सस्ती मिल भी रही हैं तो स्कूल से खुद खरीदा जाए। तो क्या स्कूल के साथ एक और स्टेशनरी का कारोबार भी स्कूलों ने शुरू किया हुआ है? देखिए, जहाँ तक इस रिपोर्ट के हवाले से आप बात करें, ये टोटल 17 स्कूल्स की हद तक ये रिपोर्ट है और आपके यकीनन इल्म में होगा कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 2,07,000 प्राइवेट स्कूल्स काम कर रहे हैं और उनमें जो है लगभग हमारे पास कोई 2 करोड़ 69 लाख बच्चा पढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसमें को 17 स्कूल ऐसे कोई जो जिसकी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है उसका तो बेहतर तौर पे स्कूल ही वही जवाब दे सकते हैं। अगर उनके ऊपर ये एलिगेशन है तो उनको अच्छा काशी साहब, ये 17 स्कूल नहीं है, एक तो ये 2.5 करोड़ बच्चों का मामला है और ये 17 स्कूल के नेटवर्क्स की निशानदेही की गई है। बड़े नेटवर्क्स जो 17 जिसके अंदर मुख्तलिफ स्कूल आते हैं, उनकी पूरी चेन्स हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जो रिपोर्ट में तशवीशनाक बात की गई है वो पूरे पाकिस्तान में लागू हो रही है। यकीनन ये जो रिपोर्ट है इसको ना सिर्फ हम चैलेंज करेंगे बल्कि ये अक्कासी नहीं कर रही है। ये एक रिपोर्ट के पास कोई रेफरेंसेस एज सच नहीं कोट किए गए, कैसे वो डाटा लिया गया, सैंपल क्या लिया गया, ये 17 स्कूल ही की हद तक बात है। अगर इसके अंदर उसमें रेफरेंस दिया गया है और उसको मिस कोट किया जा रहा है तो ये बिल्कुल जो हकीकत से बरखिलाफ है। और आप कैसे ये इस रिपोर्ट के ऊपर रिलाय कर सकते हैं कि जिस रिपोर्ट के ऊपर उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो रही है, एक ऐसा रिपोर्ट जो ये कह रही है कि 2 करोड़ और 69 लाख बच्चा जहां पढ़ रहा है और वो क्रॉस द बोर्ड वो सबके ऊपर ये कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। और नहीं भाई साहब, एक चीज बताइएगा, क्या वालिदैन को बाउंड नहीं किया जाता कि वो उसी स्कूल से स्टेशनरी ली जाए, वहां से यूनिफॉर्म लिया जाए, लोगो वाली स्टेशनरी ली जाए? क्या ये बाउंड नहीं किया जाता वालिदैन को? जहां कहीं पे भी कोई बाउंड करेगा वो गलत करेगा, ना सिर्फ कानूनी इखलाकी तौर पे बल्कि फेडरेशन के जो वाज़ह करदा असूल हैं उसके भी खिलाफ है। और यहाँ हम पेरेंट्स के साथ खड़े हैं, हम इसको कंडेम कर रहे हैं। जो कोई कैसा कर रहा है, वो 17 स्कूल हैं या उनके आगे कुछ ब्रांचें हैं, जो कोई ऐसा कदम कर रहे हैं पेरेंट्स उसकी कंप्लेंट करें, हम अपने पेरेंट्स के साथ खड़े होंगे। एक्सप्लॉयटेशन किसी भी सतह पे कोई करे। अच्छा, अब यहाँ पर काशी साहब एक डिफरेंस आ गया ना, अब आप मजम्मत कर रहे हैं, पहले आप चैलेंज करने की बात कर रहे थे, आपने तो जवाब देना है, आप इसको चैलेंज देने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप देखें बात को आप दूसरी तरफ नोट करें, 17 स्कूलों की बात करें, आप तो 2,07,000 स्कूलों की बात कर रहे हैं। उसको तो मैं कह रहा हूँ कि वो गलत उन्होंने रिपोर्ट किया है। 17 स्कूल, यस, उसका जवाब वो 17 स्कूल देंगे और एक कानून है, लॉ है, अगर किसी भी एलिगेशन लगता है तो उसको अपनी पोजीशन वाजिया करनी चाहिए। तो फिर आप किस बुनियाद पर कह रहे थे कि आप चैलेंज करेंगे जब जवाब उन्होंने देना है? तो मैंने तो ये कहा है कि वो उस रिपोर्ट को हम चैलेंज करेंगे कि जिसमें उन्होंने पूरे क्रॉस द बोर्ड कहा है, उसको डेफिनेटली हम चैलेंज करेंगे। वो डाटा फैक्ट्स गलत दिए हैं, वो फैक्ट से दूर हैं, उसमें रेफरेंस कोई नहीं दिया, तो उसकी तो क्रेडिबिलिटी खुद मशकूक है। अब जिसकी क्रेडिबिलिटी मशकूक हो तो उसको तो अब आप बैठे ना यहाँ पे चैनल पे, आप मुझे बताएं ये कौन सा रेफरेंस इसमें दिया है, डाटा कहाँ से उन्होंने उठाया है, कहाँ पे ये कोड हुआ है, कहाँ पे ये कंप्लेंट हुआ है। तो ये तो बिल्कुल एक जो है मशकूक किस्म की एक रिपोर्ट है। और यकीनन अगर ये मशकूक इन्होंने पूरे क्रॉस द बोर्ड का है तो फिर वो 17 स्कूल भी हक बजानब होगा अपना मौक़िफ़ देने में। और अगर वहाँ पे वो कंप्लेंट है तो वो कंप्लेनेंट्स को सामने आना चाहिए, अगर वो पेरेंट्स हैं उनको भी सामने, यही हमारा कानून। अच्छा काशी साहब, एक तो ये मुसाफती कमिशन आपको पता है कि एक तरीके से काम करता है और वो मार्केट से ही डाटा लेता है, आप तो उनके काम को चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि क्या आप ये बताएं कि पाकिस्तान में प्राइवेट तालीम क्या महंगी नहीं है? पूरी दुनिया में प्राइवेट पे तालीम महंगी होती है। अगर आप क्वालिटी की मांगेंगे तो जहाँ पे क्वालिटी कॉस्ट करेगी तो वो कॉस्ट जो है वो यकीनन पीयर जो है वो होगी और वो महंगी ही होगी। आप ये क्या बात करें, मैं आपको स्टैट्स देता हूँ और उसके ऊपर आप उससे बात करें। गवर्नमेंट खुद ये कहती है कि उसको एक बच्चे के ऊपर जो मंथली कॉस्ट आती है वो 9,600 पर स्टूडेंट पर मंथ आती है, जबकि वो 70% मिसिंग फैसिलिटीज के साथ होते हैं। जबकि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो 2,07,000 स्कूल हैं उसके 85% वो स्कूल हैं जिनका फीस ब्रैकेट आज भी 3,000 रुपया पर मंथ से नीचे है, जबकि 15% वो स्कूल हैं जिनका फीस ब्रैकेट जो है 13% जो के हैं 10,000 फीस से नीचे हैं।
अगर 1 से 2% लीड स्कूल जो फी चार्ज करते हैं उनकी फीस और उनकी क्वालिटी को अगर आप कैलकुलेट कर लें तो वो भी उसमें जस्टिफाई होते हैं। अब पेरेंट्स की जानिब से ना एक गिला आता है काजी साहब, वालिदैन की जानिब से गिला आता है कि हर साल फीस ज्यादा हो जाती है, तालीम का मयार वही रहता है। नहीं, मैंने तो बताया कि उसका फीस का तो मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिफाइन कर चुकी है और उसके नीचे एजुकेशन बॉडीज हैं और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। किसी को कंप्लेंट है, तकलीफ है तो प्रॉपर फोरम मौजूद है, वहां किया जाए। लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम से इस एक फैब्रिकेटेड और फेक जो रिपोर्ट है उसकी बुनियाद के ऊपर हम इसको ना सिर्फ कंडेम इस रिपोर्ट को भी कर रहे हैं क्योंकि इसके कैलकुलेशन और स्टैट्स जो है वो हकीकत से कोई इसका रब्त नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, क्रॉस अबाउट कह देना चाहिए। तो इसका मतलब आप अगर आप कहते हैं कि 17 स्कूल है तो आप जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो 17 स्कूल ठीक हैं और ये रिपोर्ट गलत है। क्यों मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैंने तो कहा वो 17 स्कूल आप कह रहे हैं हम चैलेंज करेंगे इसको, अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। ना सिर्फ ये बल्कि उन कंप्लेनेंट को भी सामने आना चाहिए कि जिसने ये कंप्लेंट की है और उनको जो कटहरे में रखना चाहिए, जो कानून के मुताबिक कार्रवाई। ठीक है, कानून के मुताबिक आप भी कार्रवाई करेंगे और इसका जवाब भी फिर मुसाफती कमीशन को आपको जमा कराना होगा। बहुत शुक्रिया काशिम मिर्जा साहब, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।